कमाल अहमद की जेल में रहते हुए मौत हो गई। खुद अब्दुल वाहिद शेख भी 9 साल जेल में गुजार कर आए हैं। लेकिन जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो 29 सितंबर 3 महीने बाद 29 सितंबर 2006 को मुझे इस झूठे केस में पुलिस कस्टडी और इलीगल कस्टडी में जो तशद्दुद हुआ वो बहुत ही भयानक था, जिसे आम ज़बान में 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जाता है। उसमें ये होता है कि आपको जो है नंगा किया जाता है, आपको जो है प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, आपको उल्टा करके आपके मुंह पे रुमाल बांध के आपकी नाक में जो है पानी घुसड़ा जाता है, जिसे वाटर बोटिंग कहते हैं। आपके पैरों को चीरा जाता है, इतना चीरा जाता है 180 डिग्री में कि आपके यूरिन से जो है खून निकलना शुरू होता है। इंजेक्शन के ज़रिए सूर्य प्रकाश ऑयल और बाज़ लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है संडास की जगह पे डाला गया। उनके वालिद को लेकर आके नंगा करके बच्चों के सामने उनको नंगा किया, बेटे को बाप के सामने, बाप को बेटे के सामने और एक दूसरे के सामने उनकी परेड कराई। उसकी भाभी को लेकर आए और उसकी भाभी का नकाब नोच के उसके साथ बदतमीज़ी की। वो फैसल गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि साहब आप 7/11 की बात मत कीजिए, जो 9/11 का अटैक हुआ है वो भी मैंने किया। सर टॉर्चर के बारे में मैंने अपनी किताब में ये एक चैप्टर लिखा है। आपकी किताब है ना, इनोसेंट प्रिजनर्स, ये किताब है अब्दुल वाहिद शेख साहब की। इसलिए हुकूमत को ये बात खटक रही थी कि ये हम तो बेगुनाहों को अंदर डाल रहे हैं और ये बेगुनाहों को बाहर ले जा रहे हैं, तो ये उनकी नज़रों में खटक रहे थे और इसके लिए उन्होंने सुपारी दे करके गैंगस्टर्स के ज़रिए उनका कत्ल करवाया। कि हाँ मेरे घर में पाकिस्तानी आए थे और वो पाकिस्तानी ने इन लोगों के साथ मिलके ब्लास्ट किया और इन्होंने RDX मंगाया पाकिस्तान से, बम बनाने वाले पाकिस्तानियों को बुलाया और वो गवर्नी के अंदर जो मैंने आपको बताया छोटा सा घर है 10 बाई 10 का, उसके अंदर बैठ के 3 दिन बम बनाते रहे। फिर वो बम को पार्सल करके बांद्रा ले गए, फिर बांद्रा से वो चर्च गेट ले गए और एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी दो जो जोड़ी बनाई गई और उन्होंने जाके वो बम को प्लांट किया और इस तरह से बम ब्लास्ट हुई। ब्लास्ट मुसलमान करते हैं, RDX पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान को सपोर्ट मुसलमान करते हैं, तो हम खुद हमको नहीं डालेंगे तो किसको डालेंगे? हम किसी हिंदू को नहीं डालेंगे इस केस में, हम मुसलमानों को ही डालेंगे, मुसलमानों को फंसाएंगे। ये सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में सिलसिलावार बम धमाका हुआ, जिस बम धमाके में 209 लोगों की मौत हो जाती है, 800 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया कि आखिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। एक दो नहीं बल्कि एक साथ और एक ही टाइम में, यानी सिर्फ 11 मिनट के फासले के दौरान एक साथ 7 ट्रेनों में हमला हो जाता है और इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान की नींद उड़ा दी। जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगा, होम मिनिस्ट्री पर सवाल उठने लगा और उसके बाद एजेंसीज़ ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया और तकरीबन 13 लोगों को देश भर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन तमाम लोगों को जिन्हें एजेंसीज़ ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया, लोकल अदालत ने जिन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई या उनको मौत की सज़ा सुनाई, बम्बे हाई कोर्ट ने पिछले दिनों तमाम को बेगुनाह करार दिया है। सबकी रिहाई मिल चुकी है। वह तमाम लोग जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, जिनको दहशतगर्द बताया गया, जिनको टेररिस्ट बताया गया, उनमें से कई अब आप अपनी आप बीती बता रहे हैं। उनकी सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह पुलिस ने उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ अत्याचार किया। और ऐसे लोग जिनको 2006 के मुंबई बम ब्लास्ट का ज़िम्मेदार, मुजरिम और दहशतगर्द करार दिया गया था, उनमें से एक हैं अब्दुल वाहिद शेख, जिस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनको NIA की अदालत ने पहले ही बेगुनाह करार दिया और इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन बकिया 12 अफराद जो बचे थे उनको भी बम्बे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। 13 लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उनमें नाम है फैसल शेख का, कमाल अहमद का, एहतशाम सिद्दीकी का, मोहम्मद साजिद का और ऐसे 12 नाम हैं, जिनमें से कुछ को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी NIA की लोकल अदालत से और कुछ को उम्र कैद की। कुछ को ऐसी जगहों से गिरफ़्तार किया था पुलिस ने जिनका मुंबई कभी जाना नहीं हुआ था। जैसे एक नाम है कमाल अहमद, बिहार के मधुबनी से मुंबई
मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भी मुजरिम बताया गया। कमाल अहमद की जेल में रहते हुए मौत हो गई। ख़ुद अब्दुल वाहिद शेख भी 9 साल जेल में गुजार कर आए हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद शेख। इनसे जानेंगे कि इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, कब गिरफ़्तार किया गया, कैसे गिरफ़्तार किया गया, इनसे किस तरह के सवालात किए गए और फिर कैसे इनकी रिहाई अमल में आई है। अब्दुल वाहिद शेख साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था जब पुलिस आपके पास पहुंची? क्या कहा पुलिस ने आपसे कि आप जेल चलो? क्या हुआ था वो मामला? देखिए, वो बात मैं कभी फरामोश नहीं कर पाता हूँ। ये 11 जुलाई 2006 की बात है, जब मुंबई में सीरियल धमाके हुए और उस वक्त हम अपने रूटीन के काम कर रहे थे। मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं वही काम कर रहा था, मेरी फैमिली थी, मैं अपने रूटीन के काम कर रहा था। तो चूँकि 2001 में मुझ पर सिमी का झूठा केस बनाया गया था, उस एतबार से इस ब्लास्ट के बाद सिमी के केस की वजह से मुझे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मैं जाता रहा, वो छोड़ते रहे, कभी मारते रहे, कभी लीगल डिटेन किया, कभी 4 दिन बिठाया, कभी 8 दिन बिठाया। मुसलसल 3 महीने तक उन्होंने मेरे साथ इंट्रोगेशन किया और उन्होंने पाया कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो 29 सितंबर, 3 महीने बाद 29 सितंबर 2006 को मुझे इस झूठे केस में 12 लोगों के साथ गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। 29 सितंबर को। तो फर्स्ट आपको कब पुलिस ने बुलाया कि आपका भी इस केस में हाथ हो सकता है? 12 जुलाई को हमला हुआ और 12 जुलाई को बुलाकर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पे केस था, मैंने बताया आपको। उस केस की बुनियाद पे वो बुलाते थे और हम जाते थे। हमने पुलिस का पूरा ताउन किया, कोऑपरेट किया एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से। जब वो हमको मारते थे, जब हमको बदतमीज़ी करते थे, बार बार बुलाते थे, इलीगल डिटेन करते थे, हमको लगता था कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तरीका है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हम बेगुनाह हैं तो हमको छोड़ दिया जाएगा। हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन क्या पता था कि जिस चीज़ को हम बर्दाश्त कर रहे थे वही हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी और 9 साल का अरसा हमें जेल में काटना पड़ेगा। आपको एजेंसी ने गिरफ्तार किया था किसी या महाराष्ट्र एटीएस ने? एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस जी। तो कहाँ की जेल भेजा गया आपको? हमें अत्था रोड जेल भेजा गया। अत्था रोड जेल में। तो क्या क्या सवालात किए जा रहे थे आपसे? हमसे तो पहले बुनियादी सवाल ये था कि भाई सिमी का केस आप पर कब से पेंडिंग है, आप सिमी के मेंबर थे नहीं थे, आप कितने लोगों को जानते हैं, ब्लास्ट वाले दिन आप कहाँ थे, क्या कार्रवाई कर रहे थे, किस किस से मिले, किससे बातचीत की। ये ब्लास्ट जब हमने बताया कि हम कुछ जानते नहीं, तो कहा कि अच्छा ये बताइए ब्लास्ट किसने किया होगा, किसका हाथ होगा, तुम अपने तौर पे थोड़ा तहकीक करके बताओ, हमारी मदद करो। मैंने कहा जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी पुलिस पूरी प्रशासन नाकाम है तो मैं एक मामूली टीचर क्या आपको बताऊंगा। मुझसे जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिए आप, मैं ताउन करने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। फिर कहा कि आप भागना नहीं, किसी को कंप्लेंट नहीं करना, किसी वकील से संपर्क नहीं करना, किसी पत्रकार से नहीं मिलना और तुम्हारे साथ जो यहाँ ज़्यादती हो रही है किसी को बताना नहीं बाहर जाके, वरना तुमको हम इस केस में अरेस्ट कर लेंगे। तो वो डर के मारे हम लोग वो सब सहते रहे, किसी को हमने बताया नहीं। आपके साथ तशद्दुद भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह तशद्दुद? तो हमारे साथ 3 तरह से हुआ है, मतलब 3 मरहलों में हुआ। एक तो इलीगल कस्टडी जो मैंने आपको बताया 3 महीने की है, उसके बाद जो पुलिस कस्टडी जो 1 महीने की है, और उसके बाद जब हम लोग जेल में पहुंचे थे तो 2 साल, इब्तदाई जो 2 साल है उसमें। इन तीनों जगह जनरली जो जेल में पहुंचता है, जो जुडिशल कस्टडी में होता है, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है, उसके साथ तशद्दुद नहीं होता, लेकिन हमारे साथ वहाँ भी हुआ। तो जो पुलिस कस्टडी और इलीगल कस्टडी में जो तशद्दुद हुआ वो बहुत ही भयानक था, जिसे आम ज़बान में 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जाता है। उसमें ये होता है कि आपको जो है नंगा किया जाता है, आपको जो है प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, आपको उल्टा करके आपके मुंह पे रुमाल बांध के आपकी नाक में जो है पानी घुसड़ा जाता है, जिसे वाटर बोर्डिंग कहते हैं। आपके पैरों को चीरा जाता है, इतना चीरा जाता है 180 डिग्री में कि आपके यूरिन से जो है खून निकलना शुरू होता है। इंजेक्शन के ज़रिए सूर्य प्रकाश ऑयल और बाज़ लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है संडास की जगह पे डाला गया, ताकि उनके पूरे जिस्म के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो, उससे वो तड़पने लगते हैं, चीखने लगते हैं। रातों रात जगाना, कई रात जो है ब्लैक
अंधेरे कमरे में बंद रखना, कई रात जो है खाने नहीं देना, कई बार जो है एक ठंडे कमरे में रखना। तो ये मुसलसल ये सिलसिला शुरू हुआ उनका टॉर्चर करने का। फिर जब इस पे बस नहीं हुआ, जब इस पर हम माने नहीं, वो चाह रहे थे कि किसी तरह कन्फेशन पे साइन कर दे कि ये ब्लास्ट मतलब हमने क्या किया, चाह रहे थे कि कन्फेशन पे आप साइन कर दे कि ये ब्लास्ट हमने किया। किया। हालांकि हम उनसे कह रहे थे साहब हमने नहीं किया, हमको पता ही भी नहीं है, हमारे फरिश्तों को खबर नहीं है कि किसने किया है। वो कह रहे थे नहीं तुमको ही करना पड़ेगा क्योंकि हमको ओरिजिनल लोग नहीं मिल रहे। तो जब हम ये भी कह रहे थे वो? जी बिल्कुल, वो तस्लीम बाद में उनको एहसास हुआ कि ये लोग नहीं है, इनका इस ब्लास्ट में कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है। ब्लास्ट मुसलमान करते हैं, RDX पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान को सपोर्ट मुसलमान करते हैं, तो हमको तुमको नहीं डालेंगे तो किसको डालेंगे? हम किसी हिंदू को नहीं डालेंगे इस केस में, हम मुसलमानों को ही डालेंगे, मुसलमानों को फंसाएंगे। ये सारी बातें हमसे कहते थे। तो इस केस में उन्होंने जो है टॉर्चर करके, अच्छा जब हमने ये टॉर्चर बर्दाश्त किया और कहा कि नहीं साहब ये हम साइन नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया। हमारे घर के जो है बीवी बच्चों को लेकर आ गए कि तेरी माँ से रेप करेंगे, तेरी बीवी से रेप करेंगे। ऑफिसर इस तरह की बात, ये ऑफिसर बात कर रहे थे और हमने कंप्लेंट, जी रेप की धमकी। और ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये हमने 2006 में ये बात बताई है, कोर्ट में बात बताई है, कोर्ट में लिख कर दिया है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और जब बेटे को लेकर आए बाप के सामने, बाप को लेकर आए बेटे के सामने, दोनों को बरहना करके परेड कराई गई, नंगी परेड कराई गई। आपके बेटे, हमारे केस में जो फैसल शेख और मुजम्मिल शेख जो दो भाई है, उनके वालिद को लेकर आके नंगा करके बच्चों के सामने उनको नंगा किया, बेटे को बाप के सामने, बाप को बेटे के सामने, और एक दूसरे के सामने उनकी परेड कराई गई। और ये उनको इसलिए बेइज्जत किया जा रहा था कि तुम किसी तरह से साइन कर दो। एक मरहला ऐसा आया कि फैसल ने कहा कि साहब ये सब बंद करो, उसकी भाभी को लेकर आए और उसकी भाभी का नकाब नोच के उसके साथ बदतमीज़ी की। वो फैसल गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि साहब आप 7/11 की बात मत कीजिए, जो 9/11 का अटैक हुआ है वो भी मैंने किया, लाइए मैं साइन करता हूँ। वो साइन करने पर मजबूर हो गया। वही वो साइन है जो इब्तदाई तौर पर सेशन कोर्ट में सज़ा का सबब बना। अच्छा, मतलब ये 13 जिनको गिरफ्तार किया था, आपको तो सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन 12 लोगों को सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई। बिल्कुल, 6 को उम्र कैद की, 5 को सज़ा की। तो इसी वजह से कि उन लोगों ने मजबूर होकर साइन कर दिया। जी बिल्कुल, कन्फेशन इकबाल, जो इकबालिया बयान जिसे कहा जाता है, और कानून की निगाह में ख़ास तौर से जो MCOC एक्ट होता है उसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस अफसर के सामने कोई इकबालिया बयान करता है तो कानून में वो एडमिसिबल होगा और उसकी बुनियाद पर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। वही हुआ इस केस में, लेकिन टॉर्चर करके लिया गया है। हम पहले दिन से चीख रहे थे, हमारे मेडिकल पेपर्स के अंदर टॉर्चर के निशानात थे, हमारे जिस्मों पे टॉर्चर के निशानात थे। वो सेशन कोर्ट ने बात उसको तस्लीम नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उस बात को महसूस किया, देखा, और फिर इन सारे लोगों को बाइज्जत बरी किया। सेशन कोर्ट की बात करते हैं, वहाँ इन सब लोगों का इकबालिया बयान था, आपने साइन नहीं किया उसमें? नहीं, मैंने साइन नहीं किया, इसलिए कि मैं कोई सुपरमैन नहीं था या मुझे दर्द होता है नहीं होता है, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया कन्फेशन के लिए, तो मुझे पता था कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। मुझे पता था कि कन्फेशन पर अगर कोई साइन एक बार कर दे तो वो उम्र कैद की या सज़ाए मौत की सज़ा ही पाता है। मैंने साहब से कह दिया, मैंने कहा सर आपको जितना मारना है मार लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये कन्फेशन आप पे आप साइन लेना चाह रहे और ये सज़ा होगी। वो कहते नहीं कन्फेशन नहीं है ये, आप जो वहाँ रिट्रैक्ट कर दो, आप इनकार कर दो कोर्ट में जाके, अब तो हमारे सामने साइन कर दो। मैंने कहा साहब वो इनकार नहीं करूँगा, मैं साइन ही नहीं करूँगा, आपको मारना है मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो जब उनको महसूस हुआ कि ये जो है जितना भी मारो ये साइन नहीं करेगा, तो उन्होंने बैकफुट ले लिया। दूसरी बात ये कि फिर भी वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ लोगों का लेते हैं कुछ लोगों का नहीं लेते, ताकि कोर्ट में ये इम्प्रेशन दिया जाए कि साहब देखिए वॉलंटरी है, जिसने देना चाहा हमने लिया, जिसने इनकार किया हमने नहीं लिया। अगर हम टॉर्चर करके लेने पर तुल जाते तो सबका ले लेते। तो ये आर्गुमेंट मेंटेन करने के लिए उन्होंने फिर मुझसे साइन नहीं ली। सही, बिल्कुल। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसमें जो पहली लाइन है वो यही कि तमाम विक्टिम्स के जो बयान है या तमाम मुलज़मीन का जो इकबालिया बयान है वो एक जैसा है। जी बिल्कुल, सिमिलैरिटी है, कॉपी पेस्ट है, और इवन गवाहों के बारे में भी जी कोर्ट ने यही कहा। बिल्कुल। तो ये NIA की अदालत से जो बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में किस तरह बहस हुई? देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मेन मुद्दे थे उसमें ये था कि भाई इन लोगों को
टॉर्चर करके कन्फेशन लिया गया है। और टॉर्चर के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, जो उनके विजिबल जो मार्क्स थे, वो सारी चीज़ें, और एक्यूज पर्सन ने ऑन ओथ इकबालिया ऑन ओथ गवाही दी है अदालत में कि हमारे साथ टॉर्चर किया गया था और जब जबरन हमसे साइन ली गई थी। वो सारी चीज़ों को सेशन कोर्ट ने निगलेक्ट किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने महसूस किया कि ये इनकी बातों में वज़न है, ये गवाही दे रहे हैं। जनरली क्रिमिनल केस में एक्यूज़ गवाही नहीं देता, बचता है, सिर्फ वो करता है, वो ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। आप पुलिस साबित करें, लेकिन इस केस में अक्सर एक्यूज़ ने जो है ऑन ओथ गवाही देकर के बताया कि उनके ऊपर क्या बीती है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जैसा कि आपने बताया कि सबके कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी है, बहुत सारे जो है मतलब नुक्ते और जो कॉमा है वो भी कॉपी पेस्ट है। अगर यहाँ कोई मच्छर मरा था तो वही मच्छर दूसरे कन्फेशन में भी नकल किया गया, मच्छर टू मच्छर इस तरह से। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड था, तैयार करके रखा गया और बस इनकी जो है साइन ले ली गई। तो उस पर वो कन्फेशन स्टेटमेंट। दूसरा, इस केस में 5 एक्यूज़ के ऊपर RDX बताया गया कि इनके घर से RDX बरामद किया गया। और RDX बरामद करते वक्त जो ऑफिसर था उसका नाम था शेंगाल, किशन शेंगाल। ये वही ऑफिसर है जिसने मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 जो शब बारात को हुआ था, उस ब्लास्ट के अंदर वहाँ 9 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा था, उनके घरों से भी RDX बरामद की थी। तो ये वहाँ का भी लिंक देखा गया जी। और जो इन्होंने RDX बरामद करने की जो थ्योरी बताई है, उसमें जो सीलिंग होती है, लॉक सील से जो उसको सील किया जाता है, वो सारे प्रोसेस जो कानूनी तौर पे होने चाहिए उसको भी अपनाया नहीं गया। और हमारा ये कहना था कि हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लांट की है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हाई कोर्ट ने इन सबको बरी किया। कॉल डेटा का भी हाई कोर्ट ने जिक्र जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल डेटा इन्होंने तहस नहस कर दिया, पेश नहीं किया सबूत के तौर पर कि क्या बातचीत हुई। अगर आप इनको अभी जो आप कमाल की हम लोग बात कर रहे थे, कमाल के बारे में यह है कि 11 जुलाई को इसने बम्बई में चर्चगेट स्टेशन पे आके चर्चगेट में ट्रेन पकड़ा और इसने बम को प्लांट किया, जिसके नतीजे में वो बम दादर में फटा और कई लोगों की कमाल की स्टोरी बताई। कमाल की स्टोरी। और कमाल उस वक्त इंडिया में नहीं है, कमाल उस वक्त नेपाल में है 11 जुलाई को। तो कमाल ने कहा मेरा CDR देख लीजिए आप, मेरा जो है नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे मेरा रिकॉर्ड मेंटेन है कि वो एक बाइक गाड़ी ले गया था, उसका पूरा रिकॉर्ड है, नाम है, गाड़ी का नाम है, वगैरह वगैरह, नंबर है। लेकिन उन्होंने वो पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक किया, उन्होंने पाया ATS ने कि कमाल 11 जुलाई को नहीं है, वो नेपाल में है, तो ये तो कहानी झूठी हो जाएगी कोर्ट में। तो उन्होंने पूरा CDR रिकॉर्ड जो है गायब कर दिया, हमारे मांगने के बाद भी नहीं दी। आपको सुन के हैरत होगी, RTI से के ज़रिए हमने वो कॉल डेटा रिकॉर्ड सारा मंगाया, वो कॉल डेटा लोकेशन हमने मंगाया और कोर्ट के अंदर सबमिट किया। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ATS अपने कॉल में सच्ची होती तो ख़ुद से वो कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश करती। ATS की ये पूरी कहानी बोगस है, इस बात की शहादत है कि इन्होंने एक्यूज़ पर्सन के कॉल डेटा को ना सिर्फ अदालत में लाने से रोके रखा, बल्कि उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ATS का झूठ कभी एक्सपोज ना होने पाए। बिल्कुल। अरे अदालत ने इसको सीरियस लिया, बहुत सीरियस। अब्दुल वाहिद भाई, आपको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप 9 साल जेल में रहे, फिर NIA में आपको बरी किया सबूत क्योंकि आपने साइन नहीं किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो क्या पुलिस ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, कोई सबूत पेश किया? जी बिल्कुल नहीं। मैं 2015 में बाइज़्ज़त बरी हुआ। 2015 से लेके आज 2025 है, पिछले 10 सालों में कभी भी ATS ने मेरे खिलाफ उस फैसले के खिलाफ जिसमें ये होता है NIA की अदालत, अब देखिए कभी किसी को 10 साल की सज़ा हो गई तब भी पुलिस जाती कि साहब इसको ज़्यादा सज़ा होना चाहिए, किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई तो जाते हैं कि इसको जो है एनहांस किया जाए, इसको मौत की सज़ा दी जाए, आपने तो कम सज़ा दी। लेकिन हमारे केस में तो मैं छूट गया था, तो मेरे लिए जाना चाहिए था कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए साहब, ये तो टेररिस्ट। पुलिस का झूठ एक्सपोज हो रहा है इसमें, जब अदालत कह रही है कि इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो पुलिस को वहाँ पर सबूत पेश करना होगा जिस तरह भी हो। तो पूछा जज ने, इन्होंने आज तक कोई अपील फाइल नहीं की। और जब हाईकोर्ट के जजों ने पूछा कि आपने वाहिद के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं। इसका मतलब ये कि आपने इस मरहले पर वाहिद के ख़िलाफ़ कोई सबूत ना होने के बावजूद भी उसे 9 साल जेल में रखा, उसकी पूरी ज़िंदगी को जो है ख़राब करने की कोशिश की। ये खुशकिस्मती से हम वहाँ छूटे। और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि पुलिस ने वाहिद के ख़िलाफ़ कोई अपील फाइल नहीं की। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फैसले की कॉपी है
जो तकरीबन कितने 700 पेजेस पर मुश्तमिल है, और मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ सका जितनी ज़रूरत थी। वाहिद भाई बाज़ाब्ता मुताला करे तो अदालत ने इसमें क्या क्या पूरा लिखा है। ये जो इतनी लंबी चौड़ी फैसले की कॉपी है जो अब तक आपने पढ़ा, उसका क्या? उसमें देखिए, मैं एक बहुत दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। इस केस में 6 आई विटनेसेस है, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने उस दिन उस ट्रेन में सफ़र किया जहाँ ब्लास्ट हुआ था, उसी डब्बे में वो सफ़र किया। वो ज़ख्मी हुए, उन्होंने मशकूक लोगों को बम की थैली रखते हुए देखा। जब वो चढ़े तो उनके हाथ में थैली थी, जब वो उतरे तो उनके हाथ में थैली नहीं थी, और गौर से उन्होंने मुआयना किया कि ये मुझे कुछ सस्पेक्ट लग रहा है कि ये थैली छोड़ के जा रहे। अचानक वो ब्लास्ट होता है, वो 6 लोग ज़ख्मी होते हैं। ज़ख्मी होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे वो पुलिस के सामने बयान देते, वो उन मशकूक अफराद का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मैंने जिसको देखा, मुझे जिस पर शक है उसकी उम्र ये है, वो ऐसा दिखता है, वो उसकी दाढ़ी थी, उसकी मूछें थी, उसके उस सिर पे जो है ऐसे निशान था, उसने ऐसा शर्ट पहन रखा था, ऐसी पैंट पहन रखा था, दुबला पतला था या मोटा था, पूरी डिटेल दी। और अगर मुझे वो दिखाया जाए तो मैं उसको पहचानने के लिए तैयार हूँ। और उस डिस्क्रिप्शन की बुनियाद पर पुलिस ने स्केच बनाया और कहा कि देखो ये स्केच बना रहे हैं आपकी मदद से, ऐसा था, यही था। तो उसने कहा ठीक है। अब देखिए, ये फ़ौरन 2 दिन के बाद हो रहा है, वो ज़ख्मी है, यानी इस बात की शहादत थी कि ये ओरिजिनल विटनेस है। लेकिन उन 6 के 6 विटनेसेस को एटीएस ने गायब कर दिया। 6 विटनेस को गायब कर दिया जो ओरिजिनल थे? जी, उनको अदालत में बुलाया नहीं गया, उनको हमारी शनाख्त आज तक नहीं कराई गई, क्योंकि शनाख्त कराते तो वो कहते ये नहीं है साहब, मैंने जिसको देखा वो तो कोई और था, ये तो नहीं है। और आपको सुन के हैरत होगी, जजमेंट में ये बात बहुत ही बारीकी से लिखी गई है, पढ़ना चाहिए जो पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन के बाद ऐसे विटनेस खड़े किए गए जो जाली थे, और 100 दिन के बाद वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं साहब मैं ट्रेन में था और मैंने एक शख्स को देखा है, मैं उसको पहचानूंगा। वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, मैं पहचानूंगा। फ़ोटो छप रही है 100 दिन, जैसे आप देखिए हमारी अरेस्टिंग हुई है तो फ़ोटो छपना शुरू हो गई, और बड़े बड़े टेररिस्ट के तौर पे एक टीचर जी दहशतगर्द था, पकड़ा गया। अब वो फ़ोटो जो छप रही है, अच्छा एक स्टोरी तो एटीएस ने ऐसी छपवाई मुंबई मिरर के फ्रंट पेज पे, हमारे केस में एक एक्यूज़ है मोहम्मद अली, उसके फ़ोटो छपवा के कहा कि ये टेररिस्ट है जिसके घर में, गवंडी में वो रहते हैं बॉम्बे में, जिसके घर पे बम बनाया गया। अब वो फ़ोटो देख करके एक कह रहा अरे मैं उसके घर पे गया था उस दिन और मुझे ऐसा शक है कि वो बम बना रहा था, मैं पुलिस को इसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। 100 दिन के बाद वो खड़ा होता है, वो पुलिस स्टेशन आता है, उसका बयान लिखा जाता है, और इसी तरह जो पैसेंजर है वो आते हैं, और 4.5 साल के बाद वो कोर्ट में आते हैं और शनाख्त करते कि साहब यही था। इसके 4.5 साल बाद, 4.5 साल बाद। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस केस में ऐसी धांधली हुई है कि असल चश्मदीद गवाहों को हटा दिया गया, नकली चश्मदीद गवाह गढ़े गए और उनके ज़रिए हमारी शनाख्ती परेड करवा। जो नकली गवाह जो आए 4 साल बाद, इन्होंने क्या कहा दे करके यही है वो जिसने हाँ मैं उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो ये शख्स चढ़ा था, इसके हाथ में एक काला रैगज़ीन का बैग था, इसने रैक पे रखा और अगले स्टेशन पे कुछ स्टेशन के बाद ये उतर गया, और दादर में जब ये पहुंची ट्रेन तो फट गया और मैं उसमें स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट जी बिल्कुल स्क्रिप्टेड, उसके जिस्म पे कोई खराश नहीं है, उसके जिस्म पे कोई खराश नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उस दिन वो था। लेकिन ये सब लोग पुलिस के स्टॉक विटनेसेस है, पुलिस के जो है ज़रख़रीद ये खबरी है, जो पुलिस के लिए कोई भी किसी भी किस्म की गवाही देने के लिए हर वक्त तैयार होते, ये पेड विटनेसेस होते। बिल्कुल, जैसे इसमें अभी कमाल की बात आपने की, कमाल के भाई जमाल से बात करे कि कमाल कभी मुंबई गया ही नहीं था। जी बिल्कुल, वो बिहार के मधुबनी का रहने वाला, घर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उस दिन वो नेपाल में मौजूद है। जी बिल्कुल। अब कोई कभी मुंबई आया नहीं, उस पर इल्ज़ाम लगे या एक को कोलकाता से उठाया, दीगर जगहों से उठाया, तो और किस तरह टॉर्चर किया लोगों को जो सब जेल में मौजूद थे? देखिए उसमें तो बहुत ज़्यादा जो टॉर्चर किया गया है कमाल है, फैसल शेख। अच्छा, कमाल की जो मौत हुई टॉर्चर करने की वजह से? नहीं, कमाल की मौत तो 2006 में नहीं हुई, अभी 2 साल पहले हुई, कोविड जब आया था, कोविड में मुतासिर हुआ वो। लेकिन उनकी वालदा का इल्ज़ाम यह है कि उसका इलाज जो है बर वक्त नहीं किया गया और बहुत वो तड़पता रहा। कई दिनों के बाद उसको जेल हॉस्पिटल से बाहर के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए, मुनासिब इलाज ना होने की वजह से उसका इंतकाल हुआ। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था टॉर्चर के बारे में, मैंने अपनी किताब में ये एक चैप्टर लिखा है। आपकी किताब है ना? हाँ, इनोसेंट प्रिजनर्स, ये किताब है अब्दुल वाहिद शेख साहब की, और इन्होंने पूरी तफसील से लिखा है कि कैसे, ख्याल में कितने पेजेस हैं इसमें? कुल 500 पेज के करीब है।
ऑलमोस्ट 500 पेजेस की किताब है और ज़रूर इस किताब को अब ख़रीद कर पढ़िएगा। जी, तो क्या बता रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इस किताब में और ये एहतशाम की जो किताब है उस किताब में भी एक और जो जेल में बंद थे कैदी, उनका नाम था एहतशाम सिद्दीकी, उन्होंने भी किताब लिखी है हॉरर्स सागा, के एक खौफनाक कत्ल, खून, और इन्होंने अशार में अपना दर्द बयान किया है। ये बुक भी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। अच्छा, अमेज़ॉन पर भी है ना? जी। तो इन दोनों किताबों में आप पाएंगे कि पुलिस का जो टॉर्चर करने का जो तरीका है और उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो हर जगह एक है। हम ग्वांतानामो बे जेल के टॉर्चर के बारे में सुनते आए हैं, हम अबू गरीब जेल के बारे में सुनते आए हैं कि किस तरह वहाँ टॉर्चर किया गया 7/11 के एक्यूज़ को। तो हमारे साथ भी जो है बिल्कुल उसी तरह का टॉर्चर किया गया जो मैंने आपके सामने गिनवाया। वाटर बोर्डिंग का है या इलेक्ट्रिक शॉक देने का है या घर के लोगों को ह्यूमिलेट करने का है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपनाई गई। किस जेल में सब हुआ? ये ATS काला चौकी पुलिस कस्टडी के अंदर। पुलिस कस्टडी में सब इन्होंने जी, किया? बिल्कुल। अच्छा, जब जेल आपको हो गई तो जेल में भी इन लोगों ने वायलेंस जारी रखा? देखिए या? क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के जेल जब आदमी पहुंचता है तो वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है, वहाँ टॉर्चर नहीं होता। लेकिन इस केस में एक सरकारी गवाह बनाने के लिए ATS वाले मुसलसल अत्थर रोड जेल आ रहे थे और उस वक्त की जो जेल सुपरिटेंडेंट थी उसका नाम था स्वाति साठे। उसके साथ नेक्सस करके हमको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, हमको लालच दी जा रही थी कि किसी तरह से तुम इस केस के अंदर सरकारी गवाह बन जाओ, 25 लाख रुपए देंगे, बॉलीवुड की हीरोइन से शादी करा देंगे, ATS के संपर्क में रहोगे, हिंदुस्तान के बाहर तुम्हारे को सेटल कर देंगे, बस सरकारी गवाह बन जाओ। ये सारे ऑफ़र हम सबको दिए गए, हम सबको दिए और हम सब ने इसका इनकार किया कि हम इस झूठ के लिए तैयार नहीं है, हम बेगुनाह हैं, हमने ये ब्लास्ट नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। और आप हमारे ज़रिए से 12 लोग, देखिए अगर मैं अप्रूवर बन जाता, सरकारी गवाह बन जाता और गवाही देता कि हाँ मेरे घर में पाकिस्तानी आए थे और वो पाकिस्तानी ने इन लोगों के साथ मिलकर ब्लास्ट किया है, तो मुझे तो सरकारी गवाह बनने के नतीजे में रिहाई मिल जाती, लेकिन मेरी गवाही पर ये 12 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सज़ा मिल जाती। तो हमारे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि झूठ बात को कबूल करें और हमारे जो बेगुनाह साथी हैं उनको सज़ा लगे, हम सब ने इनकार किया। अच्छा, जिन 13 लोगों को गिरफ़्तार किया, इनमें से किसी को पहले सब जानते थे? मेरा एक रिश्तेदार है उसमें जो मेरा साला है ना, तो मैं सिर्फ उसको जानता। क्या नाम उनका? उनका नाम है साजिद अंसारी। साजिद अंसारी, हाँ। जी, मैं उनको जानता था। शादी हमारी 2003 में हुई थी और गिरफ्तारी 2006 में हुई, तो मैं उनको जानता था। बाकी किसी को अपना साल है आपका साजिद अंसारी? जी, मेरा सगा है। तो अब बाकी लोगों को, जैसे कमाल अंसारी की बात आप करें या माजिद शेख की बात करें, पहली बार मैंने उनको ATS पुलिस चौकी में टॉर्चर होते हुए देखा। वो बिल्कुल बराना हालात में थे, मादरजाद नंगे थे और उनके जिस्म पर कीड़े छोड़े जा रहे थे। उनके कीड़े भी छोड़ते हैं ये लोग, जो जहरीले कीड़े हैं, जो बिच्छू है, वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो जिस्म पर छोड़ते हैं और इतनी आदमी को कराहियत होती है, इतना तड़पता है आदमी कि बस आप मुझे कपड़े पहना दो। मतलब इतना दर्द देते हैं कि आप हर हाल में उसकी बात को मान लो, एक्सेप्ट कर लो, साइन कर दो, मतलब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल। कभी आप सब लोग इकट्ठे बैठे? जी, हम लोग जब जेल पहुँचे तो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमको गिरफ़्तार करके एक केस में डाला गया है। और ये कहा गया है कि चार्जशीट जब आई तो हमको पता चला कि ये सब जो है कई सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे, इन्होंने कई जो है साजिशी मीटिंगें की, इन्होंने पाकिस्तान के से संपर्क किया, पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग हासिल की। ये भी था कि पाकिस्तान गए इल्ज़ाम चार्जशीट में? जी, चार्जशीट में। और ईरान के रास्ते से गए, ईरान तक गए, पासपोर्ट इनके पास है, वीज़ा है इनके पास ईरान का, और वहाँ से छुपते छुपाते पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग हासिल करके ईरान आए, ईरान से इंडिया आए और इन्होंने RDX मंगाया पाकिस्तान से, बम बनाने वाले पाकिस्तानियों को बुलाया और वो गवर्नी के अंदर, जो मैंने आपको बताया छोटा सा घर है 10 बाई 10 का, उसके अंदर बैठ के 3 दिन बम बनाते रहे। फिर वो बम को पार्सल करके बांद्रा ले गए, फिर बांद्रा से वो चर्च गेट ले गए और एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी, दो जो जोड़ी बनाई गई और उन्होंने जाके वो बम को प्लांट किया और इस तरह से बम ब्लास्ट हुआ। ये सारे जो इल्ज़ामात है ये सब तख़य्युल है, ये ATS की घड़ी हुई कहानी है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से एक्सपोज हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट का फौरी तौर पर उस पर एक फ़ैसला भी आ गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आगे बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कुछ हो सकता है या वो फ़ैसला बाकी रहेगा? देखिए, इन जनरल तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इस जजमेंट को पढ़ने के बाद और जो हमारा केस है, जो जेन्यून
केस है जिसमें बिल्कुल पुलिस ने झूठा केस हम पर लगाया गया, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे 19 साल चले चाहे 29 साल चले, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में ATS हारी है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर वो हारेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस केस में जब आप अंदर थे फिर बाहर आ गए, ये तमाम लोग तो अभी बाहर आए हैं, तो किन लोगों ने आपकी मदद की इस केस में? वकला की फ़ीस? देखिए, बहुत बड़ा जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़िक्र भी करते हैं। जमीयत उलमा का बहुत बड़ा एहसान है और पहले दिन से एडवोकेट शाहिद आज़मी और गुलजार आज़मी और मौलाना अरशद मदनी साहब और इस वक्त मौलाना मुस्तकीम आज़मी थे, अभी इनका इंतकाल हो गया, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब है, ये पूरी जो जमीयत की टीम थी पहले दिन से लेकर आज तक हमारे शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने पहले दिन से यकीन किया कि आप पर झूठा केस बनाया गया, आप बेगुनाह हैं, हम आपका दिफा करेंगे और लाखों रुपया लग जाए हम आपके लिए बेहतरीन वकला करेंगे। इन्होंने ट्रायल कोर्ट के दौरान भी बहुत बेहतरीन वकला किए। हाई कोर्ट के अंदर जो एक्स जजेज है, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस नागामुथु, सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णा, सीनियर एडवोकेट युक्त मोहित चौधरी, इन सब के पैनल को खड़ा किया, लाखों लाख रुपया खर्च किया और हमारे लिए उन्होंने दिफा किया। एक ही मकसद था जमीयत का कि ये बेगुनाह बच्चे जेल से बाहर आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एहसान हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उनके भी शुक्रगुजार है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि आप बेगुनाह है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हम आपका मजबूत दिफा करेंगे और वहाँ से भी आप लोग को बचा ले आएंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा फर्स्ट हियरिंग में कि ये जो केस है दूसरे केसेस में एक मिसाल नहीं बन सकता या इसको एक बेस ना बनाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का फौरी जजमेंट था। अच्छा, एडवोकेट शाहिद आज़मी का नाम आपने लिया, उनकी शहादत भी हो गई, क्या मामला था उनकी शहादत के पीछे? कोई साजिश थी क्या? देखिए, हम समझते हैं कि एडवोकेट शाहिद आज़मी ये जो बेगुनाह उस वक्त जो सिलसिला चल रहा था ब्लास्ट का और साथ ही साथ बेगुनाह लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा था और शाहिद आज़मी बढ़ चढ़ कर वो महसूस कर रहे थे कि ये बहुत साजिश के तहत मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। हर केस में वो पैरवी कर रहे थे, हर केस में वो दिफा की हैसियत से खड़े हो रहे थे, कहीं पैसे कम मिल रहे थे, कहीं ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन वो एक दर्द दिल के साथ वो ये काम करते जा रहे थे। तो एजेंसी को मुझे लगता है कि ये बात बहुत खल रही थी कि कई केसेस को आप जानते हैं कि 26/11 का जो केस छूटा है उसमें जो 2 मुस्लिम नौजवान बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि शाहिद आज़मी की मेहनतों का नतीजा है। और आज भी जो केस हमारा छूटा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आज भी जो हमारा केस छूटा है, इसकी जो बुनियादें हैं, जो फाउंडेशन जो खड़ा किया था इस छूटने का, वो शाहिद आज़मी ने किया था। इसलिए हुकूमत को ये बात खटक रही थी कि ये हम तो बेगुनाहों को अंदर डाल रहे हैं और ये बेगुनाहों को बाहर ले जा रहे हैं, तो ये उनकी नज़रों में खटक रहे थे और इसके लिए उन्होंने सुपारी दे कर के गैंगस्टर्स के ज़रिए उनका कत्ल करवाया। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल वाहिद शेख साहब, जो पूरा मामला चल रहा था तो बाहर आपकी फ़ैमिली किस सिचुएशन में थी? क्या बातचीत आपकी उनसे होती थी? देखिए, इब्तदाई दिनों में तो जब पुलिस कस्टडी होती है तो कोई बातचीत तो होती नहीं, वो किसी से मिलने नहीं देते, अखबार पढ़ने, न्यूज़ सुनने, टीवी देखने कुछ नहीं देते, आपको बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है कि क्या चल रहा है। और हम परेशान होते हैं कि हमारी फैमिली का क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं कमाने वाला अकेला था, बाकी लोगों का भी मामला यही था। घर में कितने आदमी आपके? मेरी वालिदैन थे, मेरी बीवी थी, मेरे 2 बच्चे थे। तो इन सब को कमाने खाने के लिए मैं नौकरी पे जा रहा था। अब मैं अंदर चला गया, कई दिन हो गए, तो अब इनका कैसे गुजारा होगा, ये बड़ा अहम सवाल था। तो फिर मेरी बीवी को जो है नौकरी के लिए बाहर निकलना पड़ा, सब लोग परेशान हो गए, समाज के अंदर एक शक की निगाह से उनको देखा जाने लगा और कोई उनको सहारा नहीं था। तो वो जो दिन उन्होंने काटे हैं, वो मैं समझता हूँ, हम तो अंदर चले गए ठीक है, लेकिन बाहर वाले जो झेल रहे थे वो हमसे ज़्यादा दुख झेल रहे थे। अच्छा, ये जो पूरी थ्योरी है, जैसे ऑफिसर ने भी आपसे कहा कि हमें असल मुजरिम नहीं मिल रहे तो आप साइन कर दो, हमें किसी को बताना है मुलजिम क्या आरोपी है, मुलजिम है, इसने इस हमले को अंजाम दिया, तो क्या सच में उनको असल मुजरिम नहीं मिल रहे थे या फिर असल मुजरिम को बचाना था? क्या महसूस किया आपने? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है उस वक्त की जो अगर आप बात करेंगे 2006 की, उस वक्त तो उनको असल मुजरिम नहीं मिले थे, वो बहुत हाथ पैर मार रहे थे। इसीलिए देखिए, मुझे तो ख़ास तौर से 3 महीने तक बुलाते रहे, छोड़ते रहे, बुलाते रहे, फ़ौरन उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये महसूस होता है कि असल मुजरिम उनको नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने हम लोगों को डाल दिया हो। आगे चल के उनको असल मुजरिम अगर मिल भी जाए या मिल भी गए थे, तब भी उनकी मजबूरी थी कि वो उनको डिस्चार्ज कर दे इस केस से,
क्योंकि ऑलरेडी वो इस इल्ज़ाम में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे कि 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की जो थ्योरी है उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आता है, स्वामी दयानंद का, उसके अलावा कर्नल पुरोहित का, और फिर जब इस केस की तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें डायरेक्ट आरएसएस तक का लिंक जुड़ने लगा। कई लोग बम बनाते हुए पकड़े गए। स्कूटी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर है। और फिर जो 26/11 होता है, मतलब नवंबर 2008 में मुंबई का सबसे बड़ा हमला इंडिया की तारीख़ का, तो उसमें भी कई लोगों का नाम आता है। उसके बाद हेमंत करकरे, जिन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट की तफ्तीश इस रुख पर की थी। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ दूसरे लोग थे इन तमाम हमलों के पीछे? क्योंकि लगातार इंडिया में बम धमाके हो रहे थे। अजमेर बम धमाका, हैदराबाद मक्का मस्जिद बम धमाका, फिर ये मुंबई लोकल ट्रेन का बम धमाका और 26/11। देखिए, मैं समझता हूँ इसका जो सबसे बेहतरीन जवाब पुलिस ने ही दिया है, और वो है आईजी ऑफ पुलिस महाराष्ट्र SM मुशर्रफ साहब। उन्होंने बाकायदा इस पर एक किताब लिखी है, ब्राह्मणिस्ट बॉम्ब और मुस्लिम्स हैंग्ड, कि ब्राह्मण जो है बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे और मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। बाकायदा किताब है उनकी, मुशर्रफ साहब की, हु किल्ड करकरे, आप देख लीजिए। उसमें भी उन्होंने जो थ्योरी बताई है कि करकरे के कातिल कौन है, वो लोग हैं जो इस हिंदू दहशतगर्दी को एक्सपोज होने नहीं देना चाह रहे थे, और इसलिए उनको रास्ते से साफ़ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़बान से वो बात कहने से बेहतर है कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक आला अफसर ने जो बात कही है, उनकी ज़बान से अगर हम सुनेंगे तो ये हिंदू दहशतगर्दी का जो फंडा है, जो पूरी थियरी है, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब में एक्सपोज किया। ये अलग बात है कि इस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह छूट गई है और उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की जा रही है, और ये बात कही जा रही है कि उसको फंसाया गया था, पुलिस ने दबाव में आकर ये काम किया। भाई, हम भी तो ये कह रहे हैं ना कि हमको ही फंसाया गया है, पुलिस ने हमारे मामले में भी हुकूमत के दबाव में आकर काम किया है। लेकिन वो तो सबूत है ना, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्कूटी इस्तेमाल हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी साइकिल इस्तेमाल नहीं हुई, उनका एक कागज़ कलम तक इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने ज़बरदस्ती उनसे अखबालिया बयान लिया, लेकिन वहाँ तो मौजूद है कि स्कूटी इस्तेमाल हुई है। ये अलग बात है कि अदालत कहते कि भाई स्कूटी का इस्तेमाल होना इस बात की मतलब दलील नहीं है कि वो हमले में मुलव्विस है। कोई दूसरा स्कूटी चोरी कर सकता है, ले जा सकता है। यहाँ पर पुलिस ने 33 नंबर ही नहीं दिया। मतलब कई जगह पुलिस ने ज़बरदस्ती सबूत को पेश किया, कई जगह सबूत को छुपाया गया। लेकिन दूसरी खातून आप देखिए, 93 ब्लास्ट के अंदर रुबीना मेमन है, जिसकी गाड़ी को बम ब्लास्ट के केस में किसी तरह इस्तेमाल किया गया था, उसकी गाड़ी मिली है। रुबीना मेमन उस जगह मौजूद नहीं है। याकूब मेमन के केस, जी याकूब मेमन 93 वाला। तो गाड़ी मिली है, गाड़ी रुबीना मेमन के नाम पर जो है रजिस्टर्ड है, इसलिए रुबीना मेमन को इस केस में डाला गया, उसको सज़ा दी गई। आज भी वो खातून जेल में है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, एक खातून कोई गाड़ी मिलने पे आप उसको सज़ाए उम्र कैद दे रहे हैं, और एक खातून की गाड़ी मिलने के बावजूद आप उसको जो है बाइज़्ज़त बरी कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है हमारा बदलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ या लोकल ट्रेन का जो सिलसिलावार बम ब्लास्ट 26/11, सबका पैटर्न एक है या अलग अलग है? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो ट्रेन के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, वो तो जिसने भी किया है, इनकी थ्योरी है कि प्रेशर कुकर के अंदर रखा गया। हाँ, मतलब न्यूज़ है ये प्रेशर कुकर वाली। और ये क्या है भाई, ये कुछ बात अच्छा आपको पता है, इन्होंने बहुत डांटा है हाई कोर्ट ने कि तुमने कैसी इन्वेस्टिगेशन की, 40,000 सफ़ात के पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है, लाखों रुपया तुमने खर्च किया, और तुम ये नहीं बता पाए कि 7/11 बम ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से हुआ है या टाइमर से हुआ है। ये आज तक नहीं पता चला उनको। और तुमने 13 लोगों को गिरफ्तार करके इतने दिन तक उनको इंट्रोगेट किया, चार्जशीट बना दी, उनको सज़ा भी दे दी, और तुम ये बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर कुकर की थ्योरी है, ये अपने आप में भी एक अजीब थ्योरी है। इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। प्रेशर कुकर का जो बम ब्लास्ट इतना ताकतवर हो सकता है, अपने आप में भी एक सवाल रखता है। आपको हैरत होगी सुन के, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो बैग जिसमें पुलिस कह रही है कि बैग में प्रेशर कुकर रख के उसको ट्रेन में चढ़कर उन्होंने रखा था, तो बैग कितना बड़ा था? इतना बड़ा बैग था कि लोगों की नज़रों में आ जाए कि भाई ये ट्रेन में इतना बड़ा बैग लेके क्यों चढ़ रहा है। तो हाई कोर्ट ने कैलकुलेशन किया है और बताया कि बैग कितना बड़ा हो सकता है। ये देखिए, ये काम हाई कोर्ट कर रहा है, जबकि पुलिस को ATS को करना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनकी बुनियाद ही झूठी थी, तो वो उसमें नहीं गए। तो जो सीटी मिली है प्रेशर कुकर की, जो गैसकेट मिला है, जो उसके टुकड़े मिले हैं, उससे ये बात पता चलती है कि वो 5 लीटर का
प्रेशर कुकर होगा। अब 5 लीटर का प्रेशर कुकर आप एक बैग में रखेंगे तो वो कितना होगा? हाई कोर्ट ने कहा है A4 साइज़ का होगा वो। A4 साइज़, चारों तरफ से आप A4 साइज़ का बैग इतना होता है। उमूमन हम जो बैग लेके चलते हैं, जो आम तौर पे जो बम्बई के शहरी लेके चलते हैं रखते हैं, वो A4 साइज़ या उससे बड़ा ही होता है। तो आप ये जो आपके गवाह कह रहे हैं चश्मदीद के वो बैग लेके चढ़ा और मुझे एकदम अनयूजुअल लगा, तो कहा कि अनयूजुअल तो कोई बात नहीं थी, और आप इतने हज़ारों लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, एक झलक देख रहे हैं और आप 4.5 साल के बाद आके शनाख्त कर रहे हैं कि यही था साहब। यही है। और अभी मुंबई की लोकल ट्रेन जहाँ मतलब आगे आप चढ़ नहीं पाएंगे, अगर पहली मरतबा मुंबई जाते हैं तो मतलब गेट पर खड़े रहिए तो पीछे से भीड़ आएगी, धक्का देगी, अब खुद उसमें सवार हो जाएंगे, उतरना है तो गेट पर खड़े हो जाइए, भीड़ खुद नीचे उतार देगी। चश्मा कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया। मैं तो आपको कहता हूँ, इस भीड़ में आपके पास जो खड़ा है आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। नहीं देख सकता। मैं मुंबई गया तो मैं नहीं चढ़ पाता हूँ क्योंकि इतनी भीड़ होती है। उस वक्त भी वही भीड़ थी। और एक और अहम बात कि 11 मिनट के ड्यूरेशन में, ओनली 11 मिनट के 6 बजकर गालिबन 24 मिनट पर पहला हमला हुआ और 6 बजकर 35 मिनट पर लास्ट हमला हुआ 7 ट्रेनों में। जो 3 ट्रेनों में तो बिल्कुल विद इन मिनट्स हमला होते रहे, पता नहीं चल पा रहा कहाँ हो रहा है। तो टाइमर या रिमोट कंट्रोल एक भी पुलिस ने कुछ भी फैसला नहीं किया, कैसे हुआ? नहीं किया। और जो शख्स मोबाइल रिपेयरर था उसको बता दिया कि इसने जो है बॉम्ब को जो है प्लांट किया है, बॉम्ब का टाइमर बनाया है या उसका रिमोट कंट्रोल बनाया है। अब वो 19 साल के बाद छूटा है। उस शख्स की हालत ये है कि जो शख्स मोबाइल रिपेयरर था आज मोबाइल हैंडलिंग नहीं कर सकता, मोबाइल चलाना नहीं जानता। इसमें और लोग, जैसे आप तो टीचर थे, जैसे ये फैसल शेख क्या कर रहे थे? फैसल शेख उनका अपना एक कारोबार था, उसमें उनके भाई हैं मुजम्मिल शेख, वो एक कंपनी में मैनेजर थे। नवेद खान उसमें है, वो एक कंपनी में मैनेजर थे। एहतशाम सिद्दीकी का अपना पब्लिशिंग हाउस था। और मोहम्मद माजिद है, उनकी चप्पल की 2 दुकानें थी। कमाल अंसारी का चिकन का और मौसम का कारोबार था, मौसमी चीज़ें ला कर बिहार में भी थे जी। और तनवीर अहमद डॉक्टर थे, एक हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर डॉक्टर थे। तो इस तरह के सारे बच्चे पढ़े लिखे थे। माजिद शफ़ी जो कलकत्ता के, उनके जूते की 2 दुकान थी, चप्पल की। तो ये सारे लोग पढ़े लिखे थे, अपने अपने कारोबार कर रहे थे, अपनी फैमिली को संभाल रहे थे। लेकिन तो इन सबको ATS ने सीमी का भी मेंबर बताया, इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और फिर उस ब्लास्ट का भी। तो क्या सीमी से रिश्ता था इन सब लोगों का? किसी का रिश्ता नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ लोगों पर, जैसे मैंने बताया, हमारे पर भी सीमी के पुराने केसेस थे 2001 के। आप पर था जैसे? जी बिल्कुल। तो उस केस की बुनियाद पर इसमें शक किया गया, पूछताछ की गई और कोई नहीं मिला, तो इसी केस की बुनियाद पर हमको अरेस्ट किया गया और कहा गया कि बैंड लगने के बाद भी ये लोग एक्टिव है और बैंड लगने के बाद भी ये लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं। और यही वो केस है 2006 का, यही वो केस है जिसकी बुनियाद पर मज़ीद 2 साल के लिए मज़ीद बैंड को एक्सटेंड किया गया। तो पुलिस जो है ना, एक तंजीम को बैंड करती है, चाहे वो सीमी हो चाहे PFI हो, और उस बैंड को जस्टिफाई करने के लिए, उस बैंड को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए मज़ीद झूठे केसेस मुस्लिम नौजवानों पे बनाती है। तो जब NIA की अदालत में केस चल रहा था, आप भी पेश हुए होंगे कई बार, तो क्वेश्चन क्या होता था जज का? देखिए जो तरीक़ेकार है, जो गवाह होते हैं पहले तो उनको बुलाया जाता है, वो गवाही पेश करते हैं, फिर हमारे जो दिफाई वकील है उसको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और आखिर में एक्यूज़ से पूछा जाता है कि आपका इस बारे में क्या कहना है, आपके बारे में ये चीज़ें, आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें आई हैं। तो वो अपनी चीज़ों को डिनाई करता है, वो सारी तफसीलात बताता है। जो मैंने कहा ऑन ओथ जो गवाही होती है, वो सारी गवाही हमने दी, जिसने हमको बहुत सारे सवालात पूछे। लेकिन जब उसने हमें कन्विक्शन दिया 12 लोगों को, तो हमने यही कहा कि ATS के झूठ को समझने में जुडिशरी नाकाम हो गई उस वक्त। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने ATS के झूठ को महसूस किया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आया है। इससे पहले भी ज़्यादातर जो अजमेर बम धमाका, हैदराबाद मक्का मस्जिद बम धमाका केसेस में यही हुआ कि जो लोकल अदालत थी, NIA की अदालत थी, उनका फ़ैसला पुलिस की चार्जशीट या ATS की चार्जशीट के मुताबिक आया। जो ATS ने कहानी बताई उसी के मुताबिक फ़ैसला आया। लेकिन जब वो केसेस हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कई लोगों को यही जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब थे यहाँ के, तो सुप्रीम, उनकी फांसी की उनको सज़ा हो चुकी थी और हाई कोर्ट का फ़ैसला भी बहुत अहम माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिली।
इस केस में और क्या कुछ आप लोगों को महसूस हुआ जो नहीं होना था या हुआ ऐसा? देखिए, हमारा तो ये ऑब्ज़र्वेशन है, ये एहसास है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए और क्योंकि एनआईए भी नहीं बनी थी उस वक्त, एनआईए 2009 में, मेरे ख्याल 8 में, हाँ 2008 में बनी। तो पुलिस को बेजा इख्तियारात दिए गए हैं और जब किसी को बेजा इख्तियारात दिए जाते हैं तो बेजा इस्तेमाल भी किया जाता है। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में बहुत से काले कानून हैं, इसीलिए पुलिस काले करतूत भी करती है, चाहे वो टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो, मोका हो। तो हम ये समझते हैं कि उनके जो इम्प्यूनिटी उनको दी गई है, जो प्रोटेक्शन पुलिस को दिया है, जो बेजा इख्तियारात दिए हैं, वो कम करने की ज़रूरत है। अभी जो बीएनएस और बीएनएसएस वगैरह आया है, इसके अंदर भी नए ढंग से उनको इख्तियारात मज़ीद दिए गए हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा राइट्स दे दिया गया है पुलिस को। तो हमारा ये मानना है कि ये राइट्स जो बेजा है उसको कम किया जाए और जो काले कानून भारत में बनाए जा रहे हैं, नित्य नए अंदाज में हर स्टेट में बनाए जा रहे हैं, इसको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि कोई खुदाई कानून है, एक बार आपने बनाया तो जो है लाजवाल है या क़यामत तक रहेगा। आपने टाडा बनाया, ख़त्म कर दिया, आपने पोटा बनाया, ख़त्म कर दिया। तो आप ये मोका और यूएपीए आपने बनाया, इंसानी कानून है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना इसी तरह लोगों को जो है सताया जाएगा। 19-19 साल, 2-2 जो है दशक जो है लोगों के ख़राब होंगे। अब्दुल भाई, आपने किताब लिखी है, अपने ऊपर बीते हुए जो आपके जुल्म है, जो दास्तान है, अपने दुनिया तक पहुंचाई। आप लगातार बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने फ़ैसला किया, तो क्या इन सब की वजह से आप पर कभी सवाल उठा, पुलिस ने आपको रोका, मना किया कि क्यों ये सब कर रहे हो? पुलिस जो है डायरेक्ट तो इस तरह से नहीं आ रही है मेरे पास, लेकिन वो भेस बदल के आती है। कभी वो पोस्टमैन बन के आते हैं, कभी इलेक्ट्रिक मैन बन के आते हैं और मेरे घर के पास आ जाते हैं, मुझे इस तरह से फ़ोन करके डराने की कोशिश करते हैं। कभी छापे मारते हैं, जब आप जानते हैं 2 साल पहले मेरे घर पे एनआईए का छापा हुआ था। एनआईए की रेड 2 साल पहले? जी, एनआईए की रेड हुई थी और मेरे घर की एक-एक चीज़ों को जो है, एक-एक पेपर को पढ़ा गया निकाल के, एक-एक किताब को पढ़ा गया, लेकिन उनको कोई भी जो है ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं मिला। मुझे पीएफआई के नाम पर फंसाने की कोशिश की। पीएफआई के नाम पर भी? जी, पीएफआई के नाम पर फंसाने की कोशिश की और नित नए तरीके से पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन बुला करके हरेस करने की कोशिश करती है। चूँकि मैं लॉयर हूँ, आप जानते हैं, तो मैं अब पुलिस स्टेशन में जाता नहीं हूँ। मेरा पहली बात ये होती है कि अगर आप कानूनी तौर पर मुझे बुला रहे हैं तो मुझे नोटिस दीजिए, मैं आपका माकूल जवाब दूंगा, कानून के दायरे में रह के बात कीजिए। और मैं उनकी कंप्लेंट भी कर देता हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, माइनॉरिटी कमीशन में, हाई कोर्ट में, सारी जगह पे मैं कंप्लेंट कर देता हूँ। मीडिया के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो उसकी वजह से पुलिस जो है डराने, दबाने, धमकाने का सिलसिला बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे पे हाथ डालने के लिए थोड़ा सा झिझक उनके अंदर महसूस हुई है। तो आजकल अब आप क्या कर रहे हैं? मैं वही स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ किताबें लिख रहा हूँ। जिस स्कूल में आप पहले पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं? क्या नाम है आपके स्कूल का? अंजुमन इस्लाम। अंजुमन इस्लाम का स्कूल कहाँ, गवंडी में? ये बॉम्बे बाइकल्ला। जब आप गिरफ्तार हुए थे तो आपके स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप वापस आए? तो जब मैं 9 साल के बाद आया तो जो बच्चा जो है 12 साल का था वो 20-22 साल का हो गया, जवान हो गया। और जब सबको पता चला कि भाई सर चले गए और पता चला कि सर आ गए, तो दूर दूर से लोग मेरे बच्चे मिलने आ रहे थे और गले मिल के रोते थे। जेल में? नहीं, वापस आने जब मैं स्कूल आया उसी स्कूल में, तो जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है उनको जब पता चला कि सर गए जेल और सर वापस आ गए, तो वो आकर मुझसे मिले। आज भी बच्चों को जब पता चलता है तो मुझसे एकदम मुझे तो एकदम अटपटा लगता है कि सर आप जेल में क्यों गए थे, क्या आपने कोई कत्ल किया है, सर आपकी किताब का नाम क्या है, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ज़रा आपके यूट्यूब चैनल का आईडी दे दीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, अगर आपकी फ़िल्म क्यों बनी है उसका ज़रा मुझे लिंक बता दीजिए, हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह के सवालात करते हैं। बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ और अचानक सवाल उनसे ये किया, भाई ये सबक के बारे में कोई सवाल हो तो पूछिए। मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो जो सबक पढ़ाया गया है बच्चों, इस बारे में कुछ आपको सवाल पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछिए। तो वो खड़े रहेंगे कि आपकी किताब का नाम बताइए, आपकी यूट्यूब चैनल। तो मुझे बड़ा अपने फ़िल्म की बात की कि आपकी जो ज़िंदगी है और आपके साथ जो दूसरे लोग हैं जिनको सज़ा मिली कुछ ना करने की, उन सब पर एक फ़िल्म आई है पूरे वाक़या पर। तो कैसी फ़िल्म है, किसने बनाई हो फ़िल्म? ये सुदर्शन गमरे नाम के एक डायरेक्टर है बॉम्बे के, उन्होंने फ़िल्म बनाई। फ़िल्म का नाम है हेमोलिम, अंग्रेज़ी नाम है। और क्या मतलब होता है इसका? हेमोलिम का मतलब होता है इनविजिबल ब्लड, ऐसा खून जो दिखाई ना दे। और ये फ़िल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर अवेलेबल है।
फ़िल्म के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाए या कोई OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाए, और बम्बई में और दिल्ली में और बेंगलोर में बड़े बड़े शहरों में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये फ़िल्म, बहुत अच्छी फ़िल्म उन्होंने बनाई है, 12 लोगों की करीब करीब स्टोरी बताई है, और इस केस में सब 12 लोगों की स्टोरी है जी उसमें। जी बिल्कुल, फोकस वाहिद पर है, लेकिन इन जनरल पूरी 7-11 केस को बताया है कि कैसा पुलिस ने टॉर्चर किया, कैसे झूठे केस बनाए, कैसे सज़ाएँ हुई। बहुत खूबसूरती उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया है। तो वो फ़िल्म देखनी चाहिए सब लोगों को, इतनी अच्छी फ़िल्म बनी। जी बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस फिल्म को देखें, लेकिन पहले इंतज़ार है कि फ़िल्म किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो लोग देखेंगे, वरना भी लोग सवाल करेंगे कहाँ किस प्लेटफॉर्म पर फिल्म है। अच्छा, अभी जितने लोग 12 लोग अब रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं 19 सालों के बाद, तो इनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई? जी जी, सबसे मेरी बातचीत हुई है और बड़े खुश है। सबसे हुई बातचीत? जी, सबसे बात हुई, और चूँकि मैं 10 साल से उनके राब्ते में रहा, उनके लिए आवाज़ उठाता बाहर रहा। आकर के आपने उनकी पूरी तरह मदद की? जी, तो मेरे बड़े वो मुझसे इज़्ज़त करते हैं, एहसान भी मानते हैं, और मैं 2-3 लोगों से मिला भी जो बम्बई में थे। कुछ लोग बाहर है, मतलब यूपी में है या कलकत्ता में है, तो वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही आके आपसे मिलेंगे। तो बहुत खुश है, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आमीन। तो ये थे अब्दुल वाहिद शेख साहब, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, अंजुमन इस्लाम के स्कूल में पढ़ा रहे थे, टीचर थे, और 11 जुलाई 2006 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट पर पिछले दिनों मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँगा अपने वीडियो एडिटर से को डाल दें कि आप लोग उसको देख सकें, तो पूरा वाक़ई आपको समझ में आएगा कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुआ क्या था, किस तरह बम ब्लास्ट हुआ था। और फिर महाराष्ट्र ATS ने असल मुजरिमों को गिरफ़्तार करने की जगह 13 मुसलमानों को उनका नाम देकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गिरफ़्तार कर लिया। ज़्यादातर मुंबई से, एक को मधुबनी से पकड़ा, किसी और को, और लोकल अदालत ने उन सब को मुजरिम करार दिया, अब्दुल वाहिद शेख के अलावा, क्योंकि अब्दुल वाहिद शेख ने जुर्म सहने के बावजूद भी बयान को एक्सेप्ट नहीं किया था। बकिया लोगों पर जो जुल्म किया गया इन्होंने बताया, तो उन्होंने साइन कर दिया था। तो अदालत ने 5 को फांसी की सज़ा सुनाई और 6 को उम्र कैद की। मुंबई हाई कोर्ट में जब पूरा मामला गया तो पता चला गवाहों के बयानात एक जैसे हैं, जो असल रिकॉर्ड आना चाहिए था वो नहीं आया। इनके घर से दावा किया गया RDX मिला है, लेकिन सरकारी उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं, बल्कि वहाँ जा कर के रखा गया था। आज भी लगातार खबरें सामने आती, पुलिस कई को पकड़ती है और बोलती है कि तुम ये कहो कि तुम्हारी स्कूटी से फलां फलां सामान मिला है। तो बम्बई हाई कोर्ट ने 700 से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल अपना फ़ैसला लिखा है, फ़ैसला सुनाया है। तमाम लोगों को बरी कर दिया गया, सब लोग बेगुनाह साबित हुए। और इस पूरे केस की ये डिटेल्स है, पूरे केस की ये तफसील है। कैसी लगी आपको गुफ्तगू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अब्दुल वाहिद शेख साहब और 11 लोग जिनको पकड़ा गया, जिनको बेगुनाह करार दिया गया, उन पर बाज़ाब्ता एक फ़िल्म भी बनी है, लेकिन इस फिल्म को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म फ़िलहाल नहीं ले रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर की कोशिश जारी है कि फ़िल्म आवाम तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। कैसी लगी आपको गुफ्तगू, कमेंट सेक्शन में लिखें, और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप भी ले लीजिए।